और आज हम आपको पूरे दिन क्या कुछ रहने वाला है वो बता रहे हैं। बड़े दौरे क्या होंगे, बड़ी खबरें क्या होंगी, लगातार स्नेहलता वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, इसी कड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाले उत्तराखंड दौरे की। तो कल पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी आज अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। बिल्कुल स्नेहलता, अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। बिल्कुल गुंजन, इस कॉरिडोर के बनने से उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कैसे? जिसे दिल्ली से देहरादून तक का सफर करना है, यानी राजधानी से राजधानी तक आना है, तो वो मात्र 2.5 घंटे में होगा, जो कि अभी 6 से 7 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक को एंटिसिपेट करके चले तो। ये बड़ी सौगात होगी उत्तराखंड के लोगों के लिए। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की प्लानिंग है, जिस तरीके से उसे प्रपोज किया गया है, वो जब धरातल पर उतरेगा तो वाकई ये काफी आकर्षक है। आइए गुंजन, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की, क्योंकि आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से, और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात यह भी है कि जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, और इसलिए ही अब मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। साथ ही 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इससे शीतलहरी भी बढ़ेगी। तो देखिए, पहाड़ों पर जो मौसम है वो बहुत मायने रखता है। वहाँ के मौसम से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। बर्फबारी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ेगा। इकोनॉमी के लिए वहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी बर्फबारी के लिए निगाहें टिकी रहती हैं, क्योंकि इसी से सैलानी बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ बर्फबारी से थोड़ी मुसीबतें भी बढ़ती हैं, रास्ते खराब होते हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ काम आती है। बिल्कुल स्नेहलता, यही देखने वाली बात होती है। हर बार हम देखते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटक अपना रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए। खास तौर पर पर्यटकों का जमावड़ा हर बार लगा रहता है। हालांकि कोविड की वजह से कुछ उसमें कमतर हमने जरूर देखा है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां भी लोगों को उठाने पड़ती हैं, क्योंकि वहां जो लोग रहते हैं उनके लिए बर्फबारी मुसीबत बन जाती है। इसके साथ साथ आने जाने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, वो भी एक परेशानी का कारण रहता है। बहुत लोकल लोगों के लिए तो खैर उनकी आदत, उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा होता है गुंजन, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये स्कैरी हो जाता है। रास्तों में फंस जाना, कब ये रास्ता खुलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। यहीं पर प्रशासन की मुस्तैदी, प्रशासन की सतर्कता, पहले से तैयारी काम आती है, क्योंकि अब जब रास्ते बंद हैं तो अब पहले की तैयारी ही यहाँ पर काम आ सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 13 करोड़ के लीकेज वाले टेंडर की, क्योंकि यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उससे हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, अब तक 33 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी हैं, लेकिन वो 21 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जो इस पूरे कांड के सूत्रधार हैं। जिसने पेपर छापा उसी ने डांका डाला। 13 करोड़ में मिला था पेपर छापने का टेंडर। एसटीएफ का शिकंजा, 33 गिरफ्तार, 21 की तलाश जारी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नई बात सामने आ रही है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि पेपर को लीक पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप और परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय की मिली भगत से हुआ था। दोनों के बीच लखनऊ के एक होटल में मुलाकात हुई थी, और इसी मुलाकात की फुटेज ने पूरा खेल खोल कर रख दिया है कि 13 करोड़ के टेंडर में एक बड़ा खेल हुआ था। बिना मानक वाली कंपनी को पेपर छापने का ठेका दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पेपर होने से पहले नकल माफिया के पास पहुंच गया। इस मामले में अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब उन 21 लोगों की तलाश जारी है जो इसके बड़े सूत्रधार थे। प्रयागराज का अजय देव सिंह, सहायक शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह, बलिया का प्रभात और लखनऊ का संतोष तिवारी। सॉल्वर अमन सिंह,
अयोध्या का रंजीत सिंह, सॉल्वर धर्मदास, सॉल्वर संतोष कुमार, सॉल्वर अजीत वर्मा, सॉल्वर विजेंद्र कनौजिया, सॉल्वर त्रिवेंद्र सिंह, सॉल्वर बिट्टू कुमार, जौनपुर का ललित यादव, बागपत का फिरोज और बलराम राठी, शामली का रवि उर्फ बंटी, अजय उर्फ बबलू, झांसी का ऋषि शर्मा, अलीगढ़ का विष्णु, धर्मेंद्र मलिक, रवि पवार, मनीष मलिक और एक लड़की का नाम भी शामिल है, जिनकी तलाश में एसटीएफ लगातार धरपकड़ कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, सब पेपर लीक को लेकर सूबे की योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं। न नौकरी न रोजगार, और अगर कहीं रोजगार निकल भी रहे हैं तो टीटी की परीक्षा का पेपर लीक कर रहे हैं। ये नौजवान जानते होंगे, ये पहली बार लीक नहीं हो रहे पेपर। इस सरकार में न जाने कौन सा लीकेज है जो लीक ही हो जा रहे अखबार। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। मतलब पेपर लीक को लेकर माहौल एकदम गर्म है। छात्र भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने पेपर लीक को लेकर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, क्योंकि अभी सिर्फ लिस्ट तैयार है। ये आरोपी कहां है कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो टीईटी वाला ये मामला आगे भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुंजन, कम से कम विपक्ष तो हमलावर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, बात कर लें काशी विश्वनाथ क्रांति की, क्योंकि जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इंतजार लंबे समय से हो रहा था वो अब पूरा होने वाला है। बिल्कुल, और अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का भी किया जा रहा है स्नेहलता, जो इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो पूरे काशी की दिशा बदल जाएगी। काशी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी के सपनों का कॉरिडोर अब जल्द ही पूरा होने वाला है। राज राजेश्वर के अनुरूप यह कार्य हो रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार का विस्तार हो रहा है। मां गंगा के तट ललिता घाट से लेकर के बाबा के दरबार तक एक विस्तृत, सुसज्जित, सुव्यवस्थित प्रांगण तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। यही वजह है कि जो 5% काम बचा है उसे तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सपनों का विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अब अपने 95% कार्य को पूरा कर चुका है। 95% कार्य यहां का पूरा हो चुका है। लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर का ये क्षेत्र अब अपने काम को पूरा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। 13 दिसंबर की तारीख तय की गई है इस पूरे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण की। तो आप देखिए, चारों तरफ आपको यहाँ पर एक अलग दृश्य दिखाई देगा, एक विस्तृत रूप दिखाई देगा, चाहे वो ये सरकारी बिल्डिंग हो या फिर दूसरे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक तरफ गंगा के दर्शन और दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के दर्शन, तो ये वो वीविंग गैलरी है आपके सामने जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और आपको बता दें कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर करीब 50,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में है। मंदिर का मुख्य परिसर 3,000 स्क्वायर मीटर का है। मंदिर में जहां पहले 4 द्वार थे, वहीं अब 7 द्वार हैं। धाम परिसर में 24 इमारतें हैं, जिसमें यात्री सुविधा केंद्र, स्पिरिचुअल बुक सेंटर, मुमुक्षु भवन, वैदिक सेंटर, जलपान गृह, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी विविंग गैलरी और योगशाला है। ये पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें जो पर्यवेक्षण रहा है, उसी कारण आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम लोग अब इस परियोजना के अंतिम चरणों में हैं। बाबा धाम के लोकार्पण के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। इस मेगा इवेंट को कामयाब बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। आलम यह है कि सीएम योगी 5 दिसंबर की रात से ही
वाराणसी में डेरा डाल देंगे और 10 दिनों तक वो वाराणसी में ही प्रवास करेंगे। मतलब भव्य आयोजन के माध्यम से बड़ा धार्मिक संदेश देने की तैयारी है। अब हर किसी को इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो पूरे काशी की रूपरेखा बदल जाएगी। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल स्नेहलता, अगर देखें तो काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है और अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। चलिए स्नेहलता, मैं आपको एक बड़ी खबर भी बताने जा रही हूँ। वो बड़ी खबर जुड़ी है यूपी मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद ने कई विभागों के प्रस्तावों को दरअसल मंजूरी दे दी है। बिल्कुल गुंजन, वो प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी तो मिली है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है और इसीलिए हम चलते हैं हमारी सहयोगी गुंजन के पास। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल, अगर देखें स्नेहलता तो लगातार जिस तरीके से मंत्री परिषद को लेकर सरगर्मी भी तेज है, 21 प्रस्तावों को अब इस पर मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी मिल गई है। गृह विभाग, राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास किए जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग, चीनी उद्योग विभाग के भी प्रस्ताव पास होंगे। न्याय विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग, सूचना विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास होंगे। इसके अलावा देवबंद में एटीएस ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने के लिए भी निःशुल्क भूमि के हस्तांतरण से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो चुका है। तो बिल्कुल, अयोध्या में पब्लिक एमिनिटीज और पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए विकास के प्रस्ताव भी पास हुए। तो कुल मिला के देखा जाए तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट है और ये प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। ये बेहद अहम है क्योंकि ये सारे जो योजनाएं हैं विभाग से जुड़ी हुई है, लोगों की सुविधाओं से जुड़ी हुई है। तो देखा जाए तो इसका असर भी लोगों पर ही होना है। तो गुंजन, जो बड़ी बातें आपने बताई हैं वो काफी अहम है क्योंकि देखिए ना, चुनाव से पहले अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जिनसे सीधे जनता जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रही है। लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं का कांग्रेस में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बिल्कुल गुंजन, और ये देखने वाली बात है कि इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हम बात कर लें और सह प्रभारी दीपिका पांडे की बात कर लें तो उन्हीं की मौजूदगी में सुबह 11 बजे कई लोग कांग्रेस में शामिल होंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा आज दोपहर 12 बजे पंडा पुरोहित समाज के लोग देवस्थानम बोर्ड के संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी का लगातार संघर्ष का समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी करेंगे। तो ये अहम रहेगा। आज देखा जाए तो कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कराने की एक तस्वीर फिर से आएगी। नई नहीं है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं और आज क्या नया होगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, आपको सटीक जानकारी मिलेगी सही वक्त पर। और चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। चलिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर का दौरा किया। राष्ट्रीय सरस मेले में वो शामिल हुए और इस तरह के जिले में रोजगार मेले का भी उन्होंने आयोजन किया। 2022 चुनाव घोषणा पत्र के लिए जन जन की राय लेगी कांग्रेस। तीसरे चरण के लिए 35 टीमों का गठन किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल। कहा, जब शीतकालीन सत्र गैरसैंण में होने की तारीख तय हुई थी तो गैरसैंण को राजधानी बनाने से परहेज क्यों? हरिद्वार में महिला मोर्चा रैली में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, 4 दिसंबर की विजय संकल्प महारैली को लेकर महिलाओं में उत्साह। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन किया। कहा, सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने के प्रयास में भी है।
बिल्कुल स्नेहलता, और अब वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरों पर एक नजर डालने का। चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं कि कौन से नेता का आज कहां पर दौरा रहने वाला है। बिल्कुल गुंजन, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी समर है और यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं, कोशिश भी करते हैं। और नेताजी कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन चुनावी रैलियों में दिखाई देते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि यही तो वक्त है जो उनकी किस्मत को तय करता है। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, मैं आपको बताती हूं कि आज किसके कहां पर दौरे रहने वाले हैं। आज बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र उन्नाव में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन में वो बिल्हौर, सफीपुर और मोहा तीनों आरक्षित विधानसभा सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। 3 बजे उन्नाव में कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। वहीं बसपा का फोकस प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों पर है। इसके साथ साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल भागीदारी मोर्चा इसौली विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है, इसी को लेकर राजभर सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। वहीं आज अल्मोड़ा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दौरा है। यहां वो खूंट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, ये जो दौरे हैं वो 2 तरीके के इशारे करते हैं। किसे कहाँ की जनता को लुभाना है, रिझाना है, ये दिखाते हैं, और कहाँ कहाँ थोड़ी कमी है जिसे दुरुस्त करना है, वहां पर पहुंच के लोगों को अपने पाले में ले आना है, वोटर्स को अपने तरफ खींचना है। बिल्कुल स्नेहलता, क्योंकि दौरे भी काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त में अगर हम देखें चुनाव से पहले जनता का मूड क्या होता है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लगातार गंगा सवेरा आप देख रहे हैं, जिसमें कि चुनावी दौरों के बारे में हमने बताया, आज की बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं वो हमने बताया, और अब स्नेहलता बताएंगी कि नेताजी कैसे फिट हैं। बिल्कुल गुंजन, आइए जान लेते हैं कि क्या है फॉर्मूला, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तो बहुत हैं। ऐसे में इतना टाइट शेड्यूल है, नेताजी क्या करते हैं अपने आप को फिट रहने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि जब फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। आइए हम आपको लिए चलेंगे रुड़की शहर के विधायक प्रदीप बत्रा के फिटनेस रिजीम को जानेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे फिट रहते हैं प्रदीप बत्रा। स्वस्थ रहेगा तो दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ अन्न का ग्रहण करना चाहिए, मेरा मानना यह है। और पॉजिटिव सोच अगर आप रखेंगे और व्यायाम करेंगे तो आप सभी लोगों से दूर रहेंगे, और एक सोच अपनी सकारात्मक रखें। मैं सोचता हूँ कि सब कुछ अच्छा लगता है और आपको जो है टेंशन फ्री रखता है, मानसिक तनाव से जो है दूर रखता है योग। के इधर योग करना, प्राणायाम करना और अनुलोम विलोम करना, उसके बाद थोड़ा शारीरिक व्यायाम करना, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, अपने दिमाग को शांत करना, उसके बाद फिर परिवार के साथ नाश्ता करना, उसके बाद फिर लोगों से मिलना, फिर क्षेत्र में निकलना। तो भाई देखिए, अब टिकट की टेंशन है, जनता के बीच जाना है, स्ट्रेस तो काफी बड़ा रहता है। इसीलिए नेताजी की कोशिश रहती है कि फिजिकली फिट रहा जाए, मेंटली फिट रहा जाए, तभी तो ये चुनावी जंग जीत पाएंगे। बिल्कुल स्नेहलता, अगर हम देखें तो इसकी जरूरत भी नजर आती है। चुनावी सरगर्मी जब तेज होती है तो काम भी बड़ा सारा बढ़ जाता है, जनता के बीच भी जाना है, उनके मुद्दों को भी उठाना है, चुनाव तो जीतना ही है। हर कोई राजनीतिक पार्टी यही सोचती है, और उसके बाद फिट रहने की भी तो जरूरत है।